हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में विथ जॉय ऑफ लर्निंग्स। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक क्या है भाई? साइंस। ओ वाह, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये साइंस का फर्स्ट टेस्ट है। तो फर्स्ट जॉय ऑफ लर्निंग साइंस 10th क्लास के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले तो वो आपको जानने लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ में आपको उससे ये चीज़ भी समझ में आएगी कि क्या अपन को इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में अपन ये ट्राई करते हैं कि इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। सो बेसिकली अपन इस वीडियो में जो है पेपर के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, कौन सा पेपर? साइंस का पेपर। ठीक है, क्लास क्या रहेगी? 10th क्लास रहेगी। सो अब सबसे पहले कि ये जो वीडियो है वो किन किन बच्चों के लिए वेरी यूज़फुल रहेगा और किन किन बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट है ना, वो इसको देखना ही चाहिए, उसको इस वीडियो को एक बार एटलीस्ट। और बाकी जो अदर क्लासेस के हैं वो किसी भी क्लास के हो सकते हैं, लेस देन 10th और मोर देन 10th। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए ये यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि कंसेप्चुअल वीडियो है। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें यूज़फुल किसके लिए है वो अपन ने समझ लिया। अब अपन को ये समझना है कि ये वीडियो आपको पूरा जब आप देखोगे तो आप इसमें कुछ चैप्टर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे। जैसे कि पहला चैप्टर अगर अपन बात करें तो रिएक्शंस के बारे में आप समझ पाओगे कि बेसिकली रिएक्शंस होते क्या हैं, और इन रिएक्शंस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो अपन इक्वेशन के फॉर्म्स में उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी। तो आपको रिएक्शन के बारे में समझ में आएगा एंड इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं मेगा वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो आपको इसको पार्ट वाइज भी आप सुन सकते हो, जो भी आप चाहें वैसा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के बारे में समझेंगे और इक्वेशंस के बारे में समझेंगे कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं और कितने टाइप के इक्वेशंस होते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका जो परसेप्शन बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है वो क्या रहेगी, इसमें आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में मालूम चलेगा कि ये जो लाइफ प्रोसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, उनमें से एक को अपन डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी लाइफ प्रोसेस एक ही वीडियो में डिस्कस कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी अगर अपन एक ही वीडियो में सब कुछ मर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जांपल अपन देखेंगे लाइफ प्रोसेस का। ओके, एंड देन अपन क्या देखने वाले हैं उसके बाद, तो उसके बाद अपन एसिड बेस के बारे में समझेंगे। एसिड एंड बेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप समझो तो आपको इसमें एक चीज़ समझ में आएगी। और इवन सॉल्ट के बारे में भी, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, सॉल्ट के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए कितने जितने भी आप केमिकल कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना वो क्या होते हैं, या तो एसिड होंगे, या तो बेस होंगे, या तो सॉल्ट होंगे। ओके, और कुछ न्यूट्रल होंगे, जो ये तीनों में से नहीं होंगे। ठीक है, सो वो हो जाएगा न्यूट्रल। तो जैसे न्यूट्रल का एग्जांपल अगर अपन ले लेते हैं तो जैसे वाटर जो है वो ना तो एसिड है, ना बेस है, और ना ही सॉल्ट है, तो क्या है भाई? वो न्यूट्रल है। ठीक है, और वो वाटर है। सो बेसिकली अपन 4 कैटेगरीज में सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत अलग से ही मैं आपको कुछ सोचने का तरीका दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तक अपन क्या करते थे, अपन एसिड बेस पढ़ते थे, सॉल्ट पढ़ते थे एंड वाटर पढ़ते थे, बट इसको आपको एक अलग तरीके से देखना है, अलग डायरेक्शन में देखना है, एक अलग परसेप्शन में देखना है कि भाई ये 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पे अपन सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स को कैटेगराइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अपन रख सकते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में। ठीक है, तो ये 4 बॉक्स अपन को लेके चलना है। एक बॉक्स में अपन को एसिड लिख देना है, एक बॉक्स में अपन को सपोज दिस 1 2 3 एंड 4, एंड नाउ वी कैन राइट, यहाँ पे एसिड हो जाएंगे, यहाँ पे बेस हो जाएंगे, यहाँ पे सॉल्ट हो जाएंगे, और जो कुछ नहीं होंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जैसे अगर अपन एग्जांपल के रूप में डालना चाहें तो क्या डाल सकते हैं भाई? एसिड में क्या पढ़ा अपन ने? HCl बड़ा कॉमन सॉल्ट, कॉमन एसिड है। ठीक है, और ये जो एसिड है वो बेसिकली कहाँ से आता है तो हमारे स्टमक में पाया जाता है ये। तो ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, और स्टमक में क्या है कि गैस्ट्रिक जूस
के साथ में रिलीज़ होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस से आपको क्या क्या याद करना है वो सब मैं बताऊंगा आपको फर्दर वीडियो में। और इसके अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बेस का एग्जांपल अगर अपन ले लेते हैं तो बेस क्या हो जाएगा, NaOH, है ना। ये भी बड़ा अपन ने सुना हुआ है, आपके 10th क्लास में कई बार आपने ये देखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, तो अपन उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो अपन करने वाले हैं उसके बाद क्या है, सॉल्ट का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सॉल्ट में क्या हो जाएगा, एग्जांपल जो सॉल्ट का है बेसिकली अगर वो अपन मान लेते हैं NaCl, कॉमन सॉल्ट, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है जो अपन हमेशा खाते हैं, मतलब जो आप खाना में अपन नॉर्मली जो सॉल्ट खाते हैं जिसको अपन टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, तो वो कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में अपन को पता चल गया कि भाई ये सॉल्ट है ना। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी चाहिए जो मैं अभी कभी मेंशन कर देता हूँ सो दैट मैं उसको भूल नहीं जाऊँ। देखिए यहाँ पे सॉल्ट में क्या है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। मेटल क्या है, सोडियम मेटल है, एंड दिस इज़ नॉन मेटल विच इज़ क्लोरीन, ओके। क्लोरीन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है। सो दैट मीन्स मेटल और नॉन मेटल जब आपस में कंपाउंड बनाएंगे ना, जितने भी दुनिया के कंपाउंड होंगे इसमें मेटल और नॉन मेटल होगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। तो वो क्या करेगा, वो एक सॉल्ट क्रिएट करेंगे और ये जो सॉल्ट होगा ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे केमिकल कंपाउंड्स को मैंने सॉल्ट, एसिड, बेस और न्यूट्रल 4 कैटेगरी आपको अभी भी दिया है, तो इसी तरीके से 2 कैटेगरीज और आपने पढ़ रखे हैं या आप पढ़ेंगे कि जो सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसमें बॉन्ड के बेसिस पे वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है, कि उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप का है, कि मतलब वहाँ पे आयनिक बॉन्ड से बने हुए हैं या फिर बाद में कोवैलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। एक और तीसरा कैटेगरी भी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी अपन पढ़ते हैं लेकिन वो 12th क्लास का टॉपिक है, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का एग्जांपल मैं दे चुका था H2O। सो बेसिकली दिस इज़ न्यूट्रल क्योंकि इसका जो pH वैल्यू है वो 7 है। pH वैल्यू क्या होता है अगर वो मैं आपको बताऊं तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और P हमेशा स्मॉल और कैपिटल में H लिखते हैं, ठीक है ना, कैपिटल्स में H लिखते हैं, और इसकी मीनिंग क्या होती है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ओके। तो ये जो बड़ा छोटा सा मैंने एक यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, इसको आपको समझना है कि ये वीडियो का मीनिंग क्या है, ठीक है। सो इस वीडियो का मीनिंग बेसिकली क्या हो जाएगा कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अगर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको थोड़ा सा बस। सो दिस इज़ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। सो H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर, ठीक है ना, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मतलब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन की पावर बताना है, ठीक है। सो pH क्या होता है, pH स्केल होता है, और ये अपन को एसिड या बेस के बारे में बताता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना वीक है, और कहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये बेस होगा और कहाँ से ये वो वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है जिस वैल्यू के बेसिस में अपन बेस और एसिड को कुल मिला के मेज़र करते हैं, ठीक है ना, और कैटेगराइज कर देते हैं और रेंज बता देते हैं उसकी, ठीक है। और न्यूट्रल भी इसी में आ जाता है, ठीक है। सो अपन को यहाँ पे समझना है कि भाई किस तरीके से ये बताता है। तो आप लोगों को मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि स्केल होता है, ठीक है ना, जो यहाँ पे 0 लिखते हैं और यहाँ पे सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 7 आता है यहाँ पे स्केल में। मैं नंबर सिस्टम में डिस्कस कर दिया हूँ थोड़ा सा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आता है 7, और यहाँ पे क्या होता है कि 7 से 8, 9 एंड सो ऑन टू 14 तक जाएगा, और यहाँ पे 1, 2 एंड सो ऑन टू 7 तक जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट एसिडिक हो जाता है और दिस वन इज़ बेसिक, मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये एसिड वाला पार्ट है और ये बेस वाला पार्ट है, और बीच में ये जो 7 है बेसिकली ये न्यूट्रल वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होता है pH वैल्यू की स्केल से। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे समझिएगा ये 10th क्लास में अपन पढ़ते हैं, ठीक है, बट अपन को 10th क्लास में ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि यहाँ पर जो बेस होते हैं और जो एसिड होते हैं, है ना, उसको अपन मेज़र करते हैं स्केल में जिसको pH स्केल बोलते हैं, ठीक है। क्या स्केल बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। सो बेसिकली यहाँ पे पावर कहाँ है, यहाँ पे ये पावर्स है क्या, यस,
ये पावर्स हैं। अगर आपको समझना है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3 एंड सो ऑन टू 10⁻⁻7 के पहले का पूरा पार्ट, ठीक है। सो एंड आफ्टर दैट अगर अपन देखें आगे बढ़ते हैं तो 10⁻⁻8, 10⁻⁻9 एंड सो ऑन टू 10⁻14 माइनस का, ठीक है ना। सो ये पूरा का पूरा स्केल है जिसको अपन पीएच स्केल बोलते हैं। और इसमें अपन को समझना क्या है कि ये इस तरीके से जो पूरा का पूरा जा रहा है, यहाँ पे अपन को क्या मिलता है, यहाँ पे अपन को न्यूट्रल कंपाउंड्स मिलते हैं। कौन से कंपाउंड मिलते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड, जैसे कि H2O हो गया, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू -7 होता है, ठीक है। और इसके पहले के सारे जो कंपाउंड होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके पहले के सारे जो कंपाउंड होंगे यहाँ पर ये वाले कंपाउंड, ठीक है ना, मतलब 10⁻⁻7 से पहले वाले ये सारे के सारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। और इसके बाद के सारे कंपाउंड जो हो जाएंगे वो बेस हो जाएंगे, ठीक है। और ये 10⁻⁻1 से लेके इस तरीके से जो चल रहा है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये एक्चुअल में पावर्स हैं 1 2 3 4 to 7 8 9 10 to 14। सो बेसिकली इसको क्या किया उन्होंने, फाइनली बाद में एक स्केल के रूप में डेवलप कर दिया और स्केल बता दिया। और ये दिस इज स्केल एंड यहाँ पे 7 हो जाएगा न्यूट्रल अगेन, एंड दिस इज बेस साइड एंड दिस इज एसिड साइड, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एसिड बेस के बारे में अपन बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मैं अभी बता सकता हूँ आप लोगों को, और आप समझ सकते हैं। और इस वीडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा वीडियो आपने अच्छे से चर्न कर डाला, अगर आपने इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर डाला, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपके माइंड में इंडल्ज भी हो जाएंगे, ठीक है, एकदम सेफ हो जाएंगे आपके रैम में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, एसिड बेस के अलावा जो एक और टॉपिक अपन ने लिया है यहाँ पे, मेटल्स का टॉपिक लिया हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आप जानोगे और साथ ही साथ में उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में जानोगे, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि मैंने जानबूझ के ये टॉपिक इसमें ऐड कर दिया है। मैं जानता हूँ कि 2021 के जो 10th क्लास के एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में नहीं है, ठीक है ना। मेटलर्जी को हटा दिया कोर्स से, बट फिर भी अपन डिस्कस कर सकते हैं 10-15 मिनट में, तो अपन जान सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं है कि कोर्स में नहीं है तो अपन उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अपन नॉर्मल नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो बेसिकली बताने का रीज़न है उसमें क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हैं, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जो उनका ऑक्सीडेशन होता है, और क्यों जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका रिडक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका रिडक्शन होता है, और क्यों होता है ऐसा, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपन को इसके बारे में ये ध्यान से, जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो रिडक्शन, आप इसके बारे में सोचते रहिएगा, ठीक है। और रीज़न सोच के बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट करके कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और क्यों मैंने ऐसे बोला है, एक एग्जांपल के साथ में। चलिए अपन आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले अपन केस स्टडीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे केस स्टडी नाम का एक टॉपिक आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें आपको क्या रहेगा कि अनसीन टाइप का पैसेज होगा, ठीक है। अनसीन टाइप का पैसेज नहीं होगा, एक्चुअल में अनसीन पैसेज ही होगा, और लेकिन यहाँ पे वो अनसीन पैसेज के जैसा होगा सीन पैसेज, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ से ही यहाँ पे केस स्टडीज़ आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट लाइन बोली है, आपको क्या बोला मैंने, एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल वाला होता है, एक्टिविटी वाला पोर्शन, जिसको अपन हमेशा छोड़ देते हैं या ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, तो उस पार्ट से केस स्टडी आएगा, ठीक है। और ये बड़ा सिंपल टॉपिक हो सकता है जो बच्चे कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, ठीक है। रटने वाला काम नहीं, क्रैमिंग नहीं करना है, यहाँ पे कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं। सो केस स्टडी के 1-2 एग्जांपल्स मैं दूंगा, और उसी के दौरान जो है अपन उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी बेसिक समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। दिस वन, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी। अपन इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। अपन को 5 के 5 देने हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है एक, तो उससे अपन ने उठाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला एक्सपेरिमेंट है जो टू शो द रिएक्शन, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, टू शो द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ जिंक, a few pieces of zinc granules in the boiling tube is taken and 5 ml of dilute concentrated H2SO4 added to it and gas bubble is formed. So this is the experiment, ठीक है, जो अपन ने कर दिया गया है. सपोज करो कि अगर आप लोग लैब में गए कभी और लैब में जाने के बाद आपने क्या किया कि आपने ये जो यहाँ पे रखा हुआ है इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होता, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया है एंड आफ्टर दैट अब आपसे जो है उसकी जो है उसमें आपने क्या प्रोसेस की उसके बारे में पूरा का पूरा अपन को लिखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, और क्या आपने ऑब्जर्वेशंस किए, ठीक है. तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब आपने ली और उसमें क्या किया कि कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, ठीक है, सॉरी डाइल्यूट H2SO4 डाला. ध्यान रखिएगा कंसनट्रेशन, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट दो इंपॉर्टेंट टर्म आ गए, ठीक है. तो अपन फटाफट इन टर्म्स को यहाँ पे ही क्लियर कर लेते हैं. जिन भी बच्चों को आता है वो वेरी गुड है और जिनको नहीं आता है वो रिवीजन हो जाएगा, उनको आने लगेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4, मैंने क्या बोला, कंसनट्रेटेड, जिसको अपन CONS.H2SO4 सॉरी SO4. सो कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे मैंने बोला. और यहाँ पे अपन ने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो एक और कैटेगरी थी, दैट इज डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट, ठीक है ना. तो यहाँ पे दो टाइप के H2SO4 के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, आपको खाली इतना ही जानना है ना कि भाई कंसनट्रेशन क्यों बोल रहे हो, डाइल्यूट क्यों बोल रहे हो. H2SO4 तो H2SO4 है, तो कंसनट्रेशन और डाइल्यूशन का मतलब क्या है. तो बेसिकली अपन समझ लेते हैं कि कंसनट्रेशन का जो मतलब होगा वो क्या हो जाएगा और उससे अपन को डाइल्यूट का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो अपन समझ लेते हैं कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि उसका जो कंसनट्रेशन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है. सो बेसिकली H2SO4 एक्वस होता है. क्या होता है, एक्वस, ठीक है. तो एक टाइप का केमिकल है जो पानी में घुला हुआ होता है, ठीक है ना, और पानी में घुला हुआ नहीं भी होता है क्योंकि ये अपने आप में केमिकल भी है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. तो जब अपन इसमें वाटर और H2SO4 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है. डाइल्यूशन का मतलब यहाँ पे जब अपन एसिड में एसिड प्लस वाटर दैट इज इक्वल टू डाइल्यूशन, ठीक है ना. और ये डाइल्यूशन जो होता है तो कभी कभी क्या है कि अब मान के चलो यहाँ पे अपन को ये इक्वेशन दे दिया, ठीक है ना, मैथ्स की तरह अलजेब्रा की तरफ सोचते हैं. तो मान के चलो अगर एसिड इज इक्वल टू 100% एंड दिस वाटर इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0% होगा, ठीक है ना. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% कंसनट्रेटेड H2SO4, मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी है ही नहीं है, ठीक है ना. और अगर सेकंड कंडीशन अगर अपन बात करें, दिस इज़ द फर्स्ट केस एंड सेकंड केस अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन कि वहाँ पे अपन बोल सकते कि एसिड लेस देन 100% एंड वाटर इज़ ग्रेटर देन 0%. अब वो कितना भी हो सकता है, ठीक है. अगर एसिड 100% से कम है तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा. मान लेते हैं कि एसिड X% है तो वाटर कितना हो जाएगा, 100 माइनस X%, ठीक है ना. मान लेते हैं यहाँ पे 80 हो जाता है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है. दैट्स द सिंपल थिंग. तो अगर अपन वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सपोज करिए कि वाटर का क्वांटिटी बढ़ा करके अपन ने यहाँ पे 60% कर दिया, वाटर को कितना कर दिया, 60%. तो अब एसिड कितना बचा, एसिड एक्चुअल में कितना हो जाएगा, X इक्वल टू 40%, ओके. तो ये हो गया 100%, ठीक है ना. तो यहाँ पे 40%. अब एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है. याद रखिएगा अगर कंसनट्रेशन से कम है तो वो डाइल्यूट है, मतलब कंसनट्रेटेड नहीं है तो वो डाइल्यूट है, ठीक है. ओके, अपन को डाइल्यूट और कंसनट्रेशन का मीनिंग एग्जैक्टली अपन बेसिक तो उसका समझ पाए होंगे क्योंकि वही अपन को याद रखना है, ठीक है. ये मेरा एक सिंपल सा वे है कि अगर आपको एग्जैक्टली मीनिंग समझ में आ जाता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को ईजिली अटेम्प्ट भी कर पाओगे और उसका कहीं पे भी अप्लाई भी कर पाओगे, ठीक है. एंड द सेकेंड एक्सपेरिमेंट
which is on passing CO2 gas through calcium hydroxide solution, on passing the carbon dioxide gas evolved through lime water. ओके तो यहाँ पे अपन को किस किस चीज़ के बारे में समझना है। यहाँ पे देखिए आपने पहले नंबर जो वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, वो कौन सा है? दिस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ गैस, अपन सबको मालूम है. और ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अपन को जो चीज़ें मालूम है वो क्या क्या है. फर्स्ट वन अगर अपन देखते हैं तो जो एक्सेलेशन अपन करते हैं, यानी कि जो अपन सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज़ होती है. दूसरे नंबर पे अपन जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इन्वायरमेंट में भी पाई जाती है और उसका जो परसेंटेज है वो 0.003% है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है. सेकेंड, अगर अपन इसी चीज़ के बारे में समझे कि भाई CO2 जो है वो और कहाँ पाई जाती है, तो CO2 बेसिकली जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन करते हैं? इनहेल करते हैं प्लांट्स. ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस का भी एक पार्ट है. CO2 क्या है? फोटोसिंथेसिस का भी पार्ट है. एक और अगर अपन बात करें CO2 जो है बेसिकली और कहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो CO2 कंबशन में बनने वाली एक गैस है. ठीक है ना, एक प्रोसेस है जिसको अपन कंबशन कहते हैं. स्पेलिंग मेरा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. सो दिस इज़ कंबशन. ठीक है, सो कंबशन में भी जो CO2 गैस रिलीज़ होती है, तो आपको याद रखना है कि CO2 गैस कंबशन में भी रिलीज़ होती है. तो बेसिकली अपन ने यहाँ पे 4 से 5 कैटेगरी में CO2 को पढ़ा कि CO2 भाई गैस है. ठीक है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस में भी आती है. ठीक है, तो अभी भी अपन ने क्या क्या पढ़ा कि ये गैस है क्योंकि अपन एक्सेल करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और अपन उसको एक्सेल कर देते हैं. सेकेंड चीज़ जो अपन ने पढ़ा वो इन्वायरमेंट में पाई जाती है 0.003%. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या पढ़ा अपन ने कि ये जो है फोटोसिंथेसिस में भी काम आती है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के द्वारा ली जाने वाली एक कॉमन गैस है. ठीक है, और एक और होती है जो प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन. ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट के रूप में एक काम करती है वो CO2 है और जो बनती है वो O2 है. एंड एक और अपन ने पढ़ा कि कंबशन में ये क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है. ठीक है, कंबशन में. इन सभी चीज़ों को अगर अपन कनेक्ट करें तो आप समझ पाओगे कि सबसे पहले अपन बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी, पहला जो मैंने आपको बोला था कि हमारी बॉडी से एक्सेल होती है. सो बेसिकली हमारी बॉडी में किस टाइप का रिएक्शन होता है जिसको अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दिस इज रेस्पिरेशन. और इसमें क्या होता है कि अपन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. ठीक है, तो दिस इज़ द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस. आपको समझना है यहाँ पे कि द रेस्पिरेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस. इफ रेस्पिरेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस, दैट मीन्स without respiration we cannot survive on the earth. Without respiration we cannot survive on the earth. तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेनी है. इससे क्या समझ में आया जो अपन ने सुना कि रेस्पिरेशन जो है वो एक लाइफ प्रोसेस है जिसके बिना अपन सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं ना. अगर अपन ने सांस लेना बंद कर दिया तो अपन सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये आपको भी मालूम है. ठीक है, इसी तरीके से 3 और जो है प्रोसेस होती हैं जो कि लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में आती हैं. ठीक है ना, पहली कौन सी है? डाइजेशन. अगर हम हमारी बॉडी डाइजेस्ट करना बंद कर देती है तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स कमज़ोर होते जाएंगे और हमको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, अगर हमको एनर्जी नहीं मिलेगी अगर, सो बेसिकली अपन क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे मर जाएंगे. ठीक है, तो अपन ज़िंदा नहीं रह सकते हैं डाइजेशन के भी. और डाइजेशन ही एक्चुअल में होता है जो अपन को कौन देता है? ग्लूकोज देता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने वाली भी बात है बिकॉज हमारी बॉडी की जो लाइफ प्रोसेस है वो सभी आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, तो ग्लूकोज जो आता है वो कहाँ से आता है भाई? ये डाइजेशन से आता है. किससे आता है? ये डाइजेशन से आता है. और यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग से आती है. ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना. तो एक प्रोसेस जो है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन.
इनहेलेशन माने अंदर ले रहे हैं अपन, इनहेल कर रहे हैं। इनहेलेशन कहाँ से आया? इनहेल से आया। सो इनहेलेशन मतलब अंदर अपन जब खींचते हैं, सांस लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। सो बेसिकली व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, सो ऑक्सीजन कम्स इन अ बॉडी, ठीक है, और कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है बेसिकली। सो इनहेल किया अपन ने इसको, इनहेलेशन जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। एंड दिस ग्लूकोज इज मेड बाय डाइजेशन। सो अपन को डाइजेशन भी एक और प्रोसेस है जिसको अपन को पढ़ना है। अब क्या होता है कि जैसे ये एनर्जी बन गया, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये H2O बना, ठीक है, तो H2O जो बॉडी में है वो अलग तरीके से वर्क करता है, ये भी कुल मिला के प्रोडक्ट्स हैं। तो CO2 जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको अपन एक्सेल कर देते हैं। एक्सेल करना मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है, सांस छोड़ देना, इसको ज़्यादा नहीं अपन बोलेंगे। तो बेसिकली CO2 कहाँ से आ गया? एक्सेल करके, ठीक है। तो अपन ने रेस्पिरेशन को समझा, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? निकलता है, एक्सेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बार आ गया। अब सेकेंड टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, ठीक है, तो वो अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कहाँ से आया था? तो सेकेंड वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट में पाया जाता है। बेसिकली अगर अपन बात करें इन्वायरमेंट, सो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, गैसेस। गैसेस मतलब एयर, एयर मतलब क्या है? गैसेस मतलब क्या है? बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर को अपन क्या बोल देते हैं? एयर। इन्वायरमेंट में एयर पाई जाती है, और एयर क्या होता है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। उन गैसेस के नाम क्या हैं? अगर अपन इस बारे में बात करें तो अपन समझ सकते हैं कि उन गैसेस के जो नाम हैं वो आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट मालूम होंगे, और जिनको नहीं मालूम है सो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑलमोस्ट 78%। वाई ऑलमोस्ट? बिकॉज एग्जैक्टली 78% ही पाई जाती है। इस चीज़ के लिए हर जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। सो ऑलमोस्ट 78% पाई जाती है। एंड सेकेंड गैस जो अबंडेंस में होती है, ठीक है ना, सो द सेकेंड गैस फाउंड इन अबंडेंस इन द एनवायरनमेंट, फाउंड इन द एनवायरनमेंट इन अबंडेंस, सो दैट इज ऑक्सीजन, जिसको लाइफ गिविंग गैस कहते हैं, ठीक है ना। ये जो होती है वो लाइफ गिविंग गैस है, क्योंकि अगर अपन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपन सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। और एक और तीसरी गैस पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड CO2, ठीक है ना। देखिए केवल 3 गैसें नहीं पाई जाती हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, साथ में वेपर होता है, वाटर वेपर। इसके अलावा जो अगर अपन देखें तो पराग कण भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो एंथर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारी पोलन ग्रेन्स, सॉरी एंथर्स नहीं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है आर्गन गैस पाई जाती है। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आपको बताना चाहिए उसका आंसर, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके भेजेंगे कि कौन सी गैस है जो इन्वायरमेंट में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। विच नेम द गैस, नेम द गैस, ठीक है, विच इज नॉट present in the environment, so it does not need to write the whole क्वेश्चन। तो आपको इसका कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यहाँ पे कि और कहाँ पे CO2 पाई जाती है। तो अपन ने अभी पढ़ा इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में पाई जाती है। अब अपन ने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको अपन ने बोला था ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, ठीक है। देखिए फोटोसिंथेसिस और इनहेलेशन, एक्सेलेशन और इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अपन यहाँ पे समझते हैं 3 अपन ने पढ़े, तीसरा वाला अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की अगर अपन बात करें, फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटो का वर्ड जो है यहाँ पे, ये जो फोटोसिंथेसिस है उसका मतलब क्या है, अगर आप उसको समझोगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि फोटो माने होता है लाइट। कभी भी आ जाए तो ये सनलाइट के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है ना, सनलाइट, यानी कि बेसिकली लाइट के बारे में बात करता है। सिंथेसिस का मतलब लाइट से बनाया, ठीक है। सो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। सो फोटोसिंथेसिस क्या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। और बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वी कैन प्लांट्स कैन क्रिएट
फूड। ओके, ऑटोट्रॉप्स कैन क्रिएट फूड। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो कि खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। सो खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे कौन होते हैं? वो प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है ना, कुछ फंगी बैक्टीरिया होते हैं। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पे समझना है, फंगी नहीं होते हैं, याद रखना। यहाँ पे याद रखिएगा कि फंगी नहीं, ठीक है ना, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। फंगी हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आप मुझे करोगे कमेंट में, ठीक है, कि फंगी क्यों नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोटो यानी कि लाइट की हेल्प से जो अपन खाना बनाते हैं, अपन मतलब प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉप जो खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस को क्या नाम दे दिया? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। तो आप देख पाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है और साथ में यहाँ पे वाटर और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है और यहाँ पे सनलाइट होती है, ठीक है, जिसको अपन एच न्यू लिखते हैं। सबके रीजंस आपको बाद में बता दिए जाएंगे कि एच न्यू क्यों बोलते हैं। और यहाँ पे क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है? और ये जो सनलाइट है, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? फोटोसिंथेसिस। और बनता क्या है यहाँ पे बनता है ग्लूकोज प्लस O2 और H2O भी लिखते हैं, और उसका भी रीज़न भी अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस जब अपन पढ़ेंगे। और फोटोसिंथेसिस बेसिकली अपन किस में पढ़ने वाले हैं? डाइजेशन में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी एक टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। और आपको इसमें कमेंट करके बताना है 10th क्लास के सारे बच्चों को कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन एक्चुअली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ओके, सो विच वन इज दिस? ओके, कौन से टाइप की आपको ये बताना है। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? कंबशन पढ़ा था। तो कंबशन में अपन अगर अपन बात करेंगे कंबशन की, तो कंबशन की अगर अपन बात करेंगे तो कंबशन में क्या पढ़ा है अपन ने कि CO2 फॉर्म होते हैं। तो कंबशन में क्या होता है? फ्यूल होता है प्लस ऑक्सीजन होती है और टेम्परेचर होता है, और बनता क्या है? CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो इस एनर्जी ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, बट ये किसी न किसी टाइप की एनर्जी होती है, तो इसका कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे कंबशन के टाइम पे क्या निकलता है? CO2 निकलता है, ठीक है। तो कंबशन एक टाइप की ऐसी रिएक्शन है जिसमें CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कंबशन कैसा होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। याद रखना, मैंने क्या बोला? कंप्लीट कंबशन होता है ये, कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन कब होता है? जब CO2 निकलती है, क्योंकि देखिए एनर्जी तो सभी में निकलेगी, है ना। किसी में CO2 निकलेगी और किसी में CO2 नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी तो क्या होगा? वो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो बहुत सारा जो फ्यूल होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज ना हो करके कार्बन मोनोऑक्साइड में होगा। आप देख पाओगे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज आपको निकाल सकते हो यहाँ पे। कुल मिला के इसका जो कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा, है ना, यानी कि 33.33 या 13%। एंड आफ्टर दैट अगर अपन दूसरे की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 50-50% है, ठीक है ना, यानी कि 33 होल 1/3% और यहाँ पे 50%। सो यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और 9th क्लास वाला स्टूडेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले आगे आते हैं और अपन क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा। और अपन को यहाँ पे याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यहाँ पे मैं 2-3 टर्मिनोलॉजी थी जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत शॉर्ट में बता देंगे अपन कि यहाँ पर जो 2-3 टर्मिनोलॉजी आए हुए हैं वो क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने पढ़ लिया, कंसनट्रेशन अपन ने समझ लिया, और इस वाली की अगर अपन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड अपन ने समझ लिया। ओके, लाइम वाटर। सो बेसिकली अगर अपन लाइम वाटर की बात करते हैं तो लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर, लाइम मीन्स क्या होता है? चूना होता है। याद रखना आपको कि लाइम का मतलब क्या है? चूना, और वाटर का मतलब लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, ठीक है। इतना समझना बहुत है, और समझेंगे तो चूने का पानी। अच्छा, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चूने का पानी मतलब क्या? इंग्लिश के अकॉर्डिंग लाइम वाटर, हिंदी वालों को चूने का पानी, ठीक है। और एक्चुअल में चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और इसको जब अपन पानी के साथ में घोल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? चूने का पानी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब बहुत सारा पानी डाला है इसमें तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मिल्क की तरह वाइट कलर का दिखाई देने लगेगा, और ये जो कहलाता है
ये क्या हो जाता है, लाइम वाटर। सो बेसिकली फार्मूला क्या हो जाएगा लाइम वाटर का, अगर लाइम वाटर की बात करते हैं अपन तो लाइम वाटर का हो जाएगा CO2 ओ व्हाट सॉरी CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन स्लैग लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने CO2 पास किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना। तो यहाँ पे CO2 भी अपन ऐड कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 प्रोवाइड किया हुआ है, तो बनेगा क्या, तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा अपन को, तो पूरा का पूरा रिएक्शन अभी अपन लिख देते हैं यहाँ पे CaOH होल राइज प्लस CO2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CaCO3 प्लस H2O, दिस विल बी द रिएक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे CO2 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के इसको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा और एक ऑक्सीजन अपन ने इसको दे दिया निकाल के, ऑक्सीजन देना है सॉरी, तो ये हो जाएगा CO3, ठीक है। तो ये CO3 बन जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम इसके साथ में कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। और ये एक जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, अगर अपन बात करते हैं तो ये कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो ये क्या है, सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, तो दिस इज सॉल्ट, ठीक है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा था, तो ये सॉल्ट है, ये वाटर न्यूट्रल, यहाँ पे CaCO3 सॉल्ट हो जाएगा और CaOH होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, क्यों होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनली अभी अपन को इतना समझना है, ये दिस इज़ द रिएक्शन। और अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की रिएक्शंस की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए पहला एक्सपेरिमेंट अपन ने जो पढ़ा हुआ था उसका जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसने डाइल्यूट H2SO4 में क्या किया, Zn जिंक ग्रेन्यूल्स डाली, यहाँ पे याद रखना है डाइल्यूट है, ठीक है, वाटर मिला हुआ है, डाइल्यूटेड है। सो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, ZnSO4 एंड प्लस H2 गैस निकलेगा, ठीक है, निकल जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। सो इसको अगर अपन बात करें तो इसको किस टाइप की रिएक्शन बोलेंगे, पहला क्वेश्चन, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने नहीं है, आपको क्वेश्चन समझने हैं, ठीक है। जो परसेप्शन बिल्डिंग की मैं बात करता हूँ ना, उसका मेन एम यही है कि आप इस तरीके से चीज़ों को देखने लगो कि आप कितने ज़्यादा क्यूरियस हो उसको, और क्या क्या आप उससे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ओके, आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो देन स्टडी अबाउट दैट एंड आफ्टर दैट ट्राइंग टू फाइंड आउट सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दैट, ठीक है। तो जब भी आप उस चीज़ को देखो तो आप पहले नंबर तो उसको स्टडी कर लो बहुत अच्छे से, एंड आफ्टर दैट उस स्टडी के बेसिस पे जो जो भी आपने टाइप्स पढ़े हुए हैं उन सारे टाइप्स के बारे में फाइंड आउट करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले ये अगर रिएक्शन है तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे फटाफट बोल दोगे, कोई भी बोल देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर, वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो जिंक ने H2 को क्या कर दिया, किक आउट कर दिया और उसकी जगह पे बैठ गया आके, ठीक है। और ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ में ये जो है रेडॉक्स रिएक्शन भी है, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप थोड़ी देर सोचिए कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसके बाद अपन थोड़ी देर में ही रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं सेपरेट टॉपिक में, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। सो रेडॉक्स वर्ड इज मेड अप ऑफ या मेड बाय 2 वर्ड्स, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडक्शन का RED ले लिया और OX ले लिया ऑक्सीडेशन का, सो क्या हो गया, रेडॉक्स हो गया, ठीक है। सो अपन यहाँ पे अपन ने दोनों रिएक्शंस के दोनों एक्सपेरिमेंट के रिएक्शन समझ लिए। अब अपन क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, केस स्टडी क्या दी हुई है, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट जो उसने क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, विच गैस इवॉल्व विच प्रोड्यूस दैट पॉप साउंड, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा, अब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो है विच गैस इवॉल्व विच प्रोड्यूस पॉप साउंड। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस कौन करती है भाई, देखो ऑक्सीजन करती है क्या, ऑक्सीजन ऑब्वियसली नहीं करेगी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ओके। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो फ्लेमेबल गैस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होती है वो फ्लेमेबल गैस होती है। आपको याद रखना है कि ये जो फ्लेमेबल गैस है, फ्लेमेबल का मतलब जलती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस बहुत ही कम टेम्परेचर पे
जलने लगती है। जलने लगती है मतलब ये फ्यूल है बेटा, क्या है, फ्यूल है। वो सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। आपको कमेंट करके बताना कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है किलो जूल में, ठीक है, कितना किलो कैलोरी ये बर्न करता है, ठीक है, बर्न करने पे प्रोड्यूस होता है इससे, ठीक है, बहुत अच्छा फ्यूल है ये। तो हाइड्रोजन गैस जो है एक फ्यूल है, तो ये जलती है और जलती है किसके साथ में, अब जल रही है तो ये पॉप साउंड देती है, ठीक है ना, पॉप साउंड। पॉप साउंड कैसा है, यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड यू कैन लिसन दैट साउंड, ठीक है। सो पॉप साउंड के साथ में ये बर्न होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अभी ये क्वेश्चन इसमें क्यों पूछा गया आपसे, बिकॉज अभी पीछे वाला जो अपन ने स्लाइड देखा उसमें आपने देखा कि इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था और एक्सपेरिमेंट में जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। सो अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट यू शुड नो अबाउट हाइड्रोजन गैस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है और इसी की हेल्प से अपन इसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एक्सपेरिमेंट 2 इज, एक्सपेरिमेंट 2 में इनमें से कौन सा जो है रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो बेसिकली ये इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, आप समझ पाओगे। पीछे क्या हो रहा था, अगर अपन बात करें तो पीछे जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान ही नहीं है। तो इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं है पीछे वाले एक्सपेरिमेंट 2 का। लेकिन अगर अपन बात करें कि इसका होगा क्या रिएक्शन, तो आपको मालूम है कि लाइम वाटर के साथ में, किसमें अपन ने लाइम वाटर में CO2 प्रोड्यूस किया था, तो अपन को कैल्शियम कार्बोनेट बना था यानी कि CaCO3। इसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा और किस नाम से जानते हैं, लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम स्टोन, ठीक है, चूने का पत्थर, हिंदी वालों के लिए चूने का पत्थर है ये, ठीक है। और इसके अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए हैं तो आपने सब ने ताजमहल देखा हुआ है, ठीक है ना, ताजमहल, ठीक है, वाह। जिसने भी ताजमहल नहीं देखा है देन प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके 10th के एग्ज़ाम निपटाओ और ताजमहल देख के आओ, ठीक है, देखना चाहिए। तो जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, संगमरमर से, संगमरमर या मार्बल भी बोलते हैं अपन। तो बेसिकली मार्बल या संगमरमर का जो केमिकल फार्मूला है ना वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है, कौन होता है, CaCO3। तो आपको याद रखना है कि संगमरमर किसका एग्जाम्पल है, CaCO3 का है, लाइमस्टोन का है। अगर आपको और ज़्यादा अच्छा CaCO3 देखना है तो आप कहाँ पे जा सकते हो, अगर आपको नेचुरल व्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप खजुराहो चले जाओ, छतरपुर चले जाओ, जबलपुर चले जाओ। जबलपुर में जब आप जाओगे तो जबलपुर में आपको भेड़ा घाट जाना है और भेड़ा घाट में बेहतरीन आप देख सकते हैं कि बहुत सारा CaCO3 पड़ा हुआ है, बहुत ही सारा CaCO3। वहाँ पे भी क्या निकलता है, मार्बल निकलता है, ठीक है। सो इससे ज़्यादा आपको और CaCO3 देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन ये बनता CaCO3 है और साथ ही साथ में क्या बचेगा भाई, वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे बोलेंगे सर इधर उधर क्यों जाना है, अपन लाइम वाटर में, लाइम वाटर बड़े इजीली मिल जाता है और CO2 जो है वो इन्वायरमेंट में ही पाया जाता है, या अपन तो निकाल सकते हैं मुँह से, अपन तो कंटिन्यूसली CO2 प्रोड्यूस करते हैं ना, वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ CO2, करेक्ट, वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ CO2। तो सर अपन एक काम करते हैं कि अपन चूना लाते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें CO2 बहुत सारा क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बन ही जाएगा। और उसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। दिस इज़ अनदर प्रोसेस, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी अपन यहाँ पे अगर अपन को ये चेक करना होता है कि वहाँ पे लाइम वाटर है या नहीं है, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, CO2 जैसे अपन सांस छोड़ते हैं तो CO2 जाती है, एक्सेल करते हैं और वहाँ पे एक वाइट कलर का लेयर जम जाता है, ठीक है, CaCO3 का। याद रखना यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है, बट चूने का पत्थर पिसा भी हुआ सकता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो एमॉर्फस भी हो सकता है या फिर मेटामॉर्फिक भी हो सकता है, और मेटामॉर्फिक हो सकता है या सेडिमेंट्री हो सकता है, ठीक है, दोनों टाइप का हो सकता है, मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री भी। सोचते रहिए मेटामॉर्फिक क्या है, सेडिमेंट्री क्या है, अगर आपको मालूम है तो आप सर्च करो, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका कमेंट आएगा मुझे लगेगा कि आप मेरे से जुड़ रहे हो और उतना ज़्यादा मज़ा आएगा अपन को पढ़ने में, ठीक है।
तो अपन यहाँ पे समझ लेते हैं, समझ भी लिया है वो अपन ने कि यहाँ पे इनमें से कोई सा भी रिएक्शन नहीं है, उसका रिएक्शन अपन लिख चुके हैं। एक्सपेरिमेंट 2, यस। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 में अगर अपन देखें तो यहाँ पे पूछा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा हुआ था ना कि जो एसिड होता है वो 1 to 7 होता है, और जो बेस होता है वो मोर देन 7 एंड लेस देन और इक्वल टू 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड और बेस को जब मिलाएंगे अपन तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर अपन को न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझना है तो आप इसको बड़ा इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एसिड होता है वो क्या होता है, एसिड दैट इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और अगर अपन बेस की बात कर देते हैं तो बेस जो हो जाता है दैट इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन और इक्वल टू 14। दिस इज द रेंज फॉर एसिड एंड बेस। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट बना लेंगे मतलब ये जो सॉल्ट है इसका जो कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं और बेसिक सॉल्ट भी होते हैं। तो एक एक एग्जांपल दे दो फटाफट से कि एसिडिक सॉल्ट क्या है और बेसिक सॉल्ट क्या है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखते देखते पढ़ सकते हो मेरे साथ में, ठीक है। सारे के सारे नोट्स आपके जो होंगे वो नोट्स में ही बनते चले जाएंगे, ठीक है। आप मेरे से क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा और आप उसका मुझे आंसर दोगे, ठीक है। सारे के सारे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें अपन मोबाइल का इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप मोबाइल से दूर हो जाओ ये तो नहीं कहूँगा मैं, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन मोबाइल का अगर अपन करेक्ट तरीके से यूज़ करने लगे, उसको एज अ इंस्ट्रूमेंट अपन यूज़ करें स्टडी के लिए और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, तो मोबाइल का बड़ा अच्छे से यूज़ हो सकता है और वो हमारे लिए एक यूज़फुल डिवाइस प्रूव हो सकता है। फिलहाल तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे अपन को एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो फटाफट अपन सारे के सारे ऑप्शन को स्टडी करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, देखिए Na2ZNO4, ये फार्मूला उन्होंने दे दिया मुझे किसका, सोडियम जिंकेट का। तो मुझे मालूम है या नहीं मालूम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये जिंकेट का फार्मूला होगा, ऐसे 4 फार्मूले आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, आंसर तो हो जाएगा डी वाला, ठीक है। मुझे अगर बताना है तो मैं बड़े इजीली बता सकता हूँ कि Na4ZNO3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है सोडियम जिंकेट का जिसको आपको कुछ कुछ बुक्स में मिल सकता है, Na2ZNO2, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। सो फॉरगेट अबाउट दैट। आपको किस में समझना है यहाँ पे कि ये वाला फार्मूला क्यों गलत है, ठीक है। ये वाला फार्मूला क्यों गलत है और उससे एक नया कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इन एलिमेंट्स की आप लोगों ने जो है 9th क्लास में वैलेंसी भी पढ़ी है और आपने आयन चार्ट भी पढ़ा होगा, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं अपन यहाँ पे सोडियम की अगर अपन बात करें तो सोडियम का जो आयन है यानी कि कितना कंटेन करेगा यहाँ पे, +1, ठीक है ना। ये आयन चार्ट में आपको मिलेगा कि सोडियम +1 क्यों शो करता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। जिंक 2+ क्यों शो करता है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ऑक्सीजन 2- क्यों करता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इतना हिंट बहुत है 10th वालों के लिए। तो यहाँ पे 2 × +1 दैट मीन्स 2 + 2 और यहाँ पे दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब टोटल कितना होगा, 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि कुल मिला के इन्होंने जितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए थे वो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, ठीक है। मतलब उसने इक्वल दिए थे, इसने इक्वल दिए थे, दैट्स वाई यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान से सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 - 8 और ये कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो अगर ये 0 नहीं आ सकता तो ये आंसर नहीं हो सकता।
अब दूसरा वाला करते हैं, थोड़ा सा फास्टली करेंगे इस बार, ठीक है। तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है Na3ZnO3। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा और यहाँ पे -6 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज तो दिखाई दे नहीं रहा है, मतलब कि 0 होना चाहिए। ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अगर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे Na6ZnO3, यहाँ पे 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पे 6 + 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 2 6, यानी कि -6। अगेन 2 प्लस बचता है, फिर से कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, यहाँ पे Na4। चेक कर लेते हैं ये क्यों हो सकता है। तो Na4ZnO3, यहाँ पे +4 + 2 -6 दैट इज इक्वल टू, वो का -2 होता है तो -6 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि यस दिस वन इज करेक्ट, डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पे अपन आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपन को, बहुत लंबा वीडियो हो सकता है ये। इन एक्सपेरिमेंट 2 द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 इन CaCO3। तो जब CaCO3 में अपन एक्सेस अमाउंट में कार्बोनेट देते हैं तो क्या बन जाएगा, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में कार्बोनेट देते हैं तो क्या बन जाएगा, आपको इस चीज़ का आंसर करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इन 4 में से एक ऑप्शन बताना है, ठीक है। अब आपको चेक करना है, सेम टू सेम प्रोसेस यूज़ करनी है, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस क्या हो जाएगी यहाँ पे कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर। तो अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे 2 + O3, ठीक है ना। तो CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। जिन भी बच्चों ने 9th क्लास पढ़ी हुई है, मैं उन सब से बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे Ca मतलब +2, CO3 -2 होता है, ठीक है ना। इसका -2 चार्ज होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कार्बोनेट है। तो इन दोनों का तो सम आ गया 0। ओके, अब अपन आ जाते हैं इस पे। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है Ca2 दैट इज इक्वल टू 2 × +2 दैट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ है HCO3। HCO3 पे अपन ने क्या चार्ज पढ़ा था, माइनस का 1, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो यहाँ पे -1। इन दोनों को ऐड करने पे 0 आता है, नहीं आता है, मतलब कि ये वाला भी आंसर एक सही हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × +2 और यहाँ पर -2, इसका भी 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये आंसर भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा +2 और -1, ये भी नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली द फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ओह रिलैक्स, जॉय ऑफ लर्निंग के साथ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए जॉय ऑफ लर्निंग के साथ, और अगर आपको पढ़ के मज़ा आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारी वीडियो के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो मेटल एंड नॉन मेटल के साथ में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर अपन रीड करते हैं तो अपन पाएंगे यहाँ पे कि द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग आंसर। अगेन आपको क्वेश्चन देने हैं एनी 4। ये अपन बहुत तेज़ी से करने वाले हैं, लेकिन इसमें अपन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो in the electrolytic refining of copper, the electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. There are an anode and cathode. Refining is carried out by passing an electric current. तो अब आपको क्वेश्चन देना है, एंड दिस इज द केस स्टडी, ठीक है। सिंस आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, देन आपने इस चीज़ को बड़े इजीली पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन पिक कर लेते हैं यहाँ पे बहुत ईजिली, और अपन समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है अलग अलग कर रहे हैं मेटल्स को, ठीक है ना। मतलब ओर से मेटल को निकाल रहे हैं, मतलब ये मेटलर्जी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, मेटलर्जी का, जो इस साल आपके में है नहीं है, ठीक है। तो 2021 में ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट फिर भी सो दिस इज एक्स्ट्रा वन, बट इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा वन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। क्योंकि 11th में मेटलर्जी फिर से आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। तो अपन 10 मिनट इसको समझ सकते हैं मेटलर्जी को बहुत अच्छे से। तो बेसिकली मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, एक्सट्रैक्शन
attraction of metal from its ore. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मतलब उसके ओर से मेटल को निकाल लेना क्या कहलाता है, मेटलर्जी प्रोसेस कहलाता है। इसी के साथ में अगर अपन बात करें कि इसके प्रोसेस क्या होते हैं, तो अपन अगर बात करते हैं तो एक सीरीज़ आपको याद कर लेनी है और उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है उस सीरीज़ को याद करने में, जिसको अपन रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले उसमें आ जाता है के, फिर आ जाता है Na, फिर आता है Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pbh, Cu, Hg, Ag और Au, Pt। आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स को लाइन से लिख दिया है और इन सारे के सारे एलिमेंट्स का एक नंबर है 1 2 3 4 5। नॉर्मली सारे के सारे टीचर्स नंबर नहीं देते हैं, मैं नंबर देता हूँ और उसका एक रीज़न है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टिंग टिंग। तो ये 16 लाइन्स से आपको याद करना है 10th क्लास में, और 10th क्लास के उसके बाद आपको याद ही रहेंगे। तो ये 16 एलिमेंट्स हैं जिनको अपन को सीरीज़ वाइज याद करना है। एनसीईआरटी में पीवी एसएन नहीं दिया हुआ है और पीटी भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर समझ लेते हैं 16 एलिमेंट्स को आपको लाइन से याद रखना है। यहाँ पे याद रखना है साथ ही साथ में कि एक बॉर्डर भी है, यहाँ पे 2 देश हैं। कितने देश हैं? 2 देश हैं। कौन कौन से देश हैं भैया? तो एक देश है हाईली रिएक्टिव देश और दूसरा देश कौन सा है? वेरी लो रिएक्टिव देश, ठीक है ना। तो हाईली रिएक्टिव देश जो है उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, ठीक है, अपन को वो देखना है। तो हाई रिएक्टिव या रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, अपन नाम देते हैं देश के क्या, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो पहला वाला नाम क्या है भाई? मोर रिएक्टिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। 2 देश हैं, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। किससे हैं भाई? एक बॉर्डर है जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक बॉर्डर है और उससे मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव में कौन कौन आएगा? तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? मोर रिएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे? के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, जितने भी मैंने लिखे हुए थे सारे के सारे, ठीक है। और लेस रिएक्टिव में कौन हो जाएंगे? जो हाइड्रोजन के नीचे आएंगे, यानी कि कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, ठीक है, ये हो जाएंगे। आपको नंबर याद रखना है और अगर अपन बात करें उसकी, तो उसका फ़ायदा क्या है आपको, एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और उसकी हेल्प से आप बड़े आसानी से उस पूरी पूरी सीरीज़ को याद कर सकते हो। दैट ट्रिक इज दिस: 1 4 8 12 16। दैट्स इट। आपको नंबर याद रखने हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है के, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mg 4th नंबर पे, ठीक है ना। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, जिंक, फरारी, आयरन, Sn। सो बेसिकली अपन को यहाँ पे Sn याद रखना है। एंड आफ्टर दैट Sn के बाद Pb, हाइड्रोजन, Cu, और Cu के बाद में क्या आएगा? वेरी गुड, फटाफट आंसर करेंगे आप। Hg। सो यहाँ पे Hg और लास्ट में Hg के बाद में Ag, Au, Pt। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आपको ऐसे 1 to 16 लाइन से लिख लेने हैं और इनको आपको नंबर से याद कर लेना है, ठीक है। इस ट्रिक को अपन बाद में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अभी यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की बहुत ज़्यादा। तो अपन को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है, यानी कि मेटलर्जी अपन ने पढ़ी हुई है। मेटलर्जी में अभी अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी। रिएक्टिविटी सीरीज़ अपन ने इस तरीके से लिखी थी। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज़ के हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स को बोलते हैं मोर देन हाइड्रोजन,
और ये लेस रिएक्टिव। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। किस रिएक्शन में होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब अपन इसको पढ़ेंगे तो अपन इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अभी भी अपन ने एक एग्जांपल देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये भी उसी का एग्जांपल है। इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, और इम्प्योर कॉपर को अपन ने कॉपर वाली रॉड के ऊपर डिपॉजिट कर लिया है, यानी कि कॉपर वाली रॉड कौन सी होगी? कैथोड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसको अपन पूरा का पूरा समझेंगे अभी बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या किया है इन्होंने। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये दो, और यहाँ पे अपन ने इसमें इसको फिल कर दिया इलेक्ट्रोलाइट से एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के साथ में, ठीक है। तो अपन अगर इसका डायग्राम बहुत अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है करने में, जब भी आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कलर का वाटर ले लिया और इस वाटर में थोड़ा सा जो है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला जो कलर है वो क्या है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, CuSO4, वो भी कैसा? एसिडिफाइड, ठीक है ना। तो एसिडिफाई है ये। दूसरा ग्रीन कलर की अगर अपन बात करें तो ग्रीन कलर क्या है अपने पास? ग्रीन कलर वाटर है, ऑब्वियसली चाहिए अपन को वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा वाटर हो गई। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड अपन रेड कलर के बना लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड हैं। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इन इलेक्ट्रोड्स के नाम देने की बारी आती है। तो नाम देने के लिए अपन क्या करते हैं? इसमें एक बैटरी लगानी पड़ेगी, ओके, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो अपन यहाँ पे बोल देते हैं दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम भी देना है अपन को। तो जो प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, कौन से वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? जो प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं एनोड। The electrode which connect with positive terminal of battery, that is called anode, okay. And the next one is cathode. The electrode which connect with negative terminal of the battery, that is cathode, okay. अब यहाँ पे ये जो एनोड है, यहाँ पे क्या होता है? एनोड पे होता है ओर। आपको याद रखना है क्या होता है? ओर। ओर का मतलब क्या है कि अगर अपन कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर अर्थ से निकलता है। तो अर्थ से कोई भी चीज़ जो निकलती है दैट इज़ मिनरल, और उस मिनरल से अपन, जिस भी मिनरल से अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड ओर, ठीक है ना। तो ओर है इसमें, और ओर किसका है अपन का? कॉपर का ओर है। सो कॉपर ओर है यहाँ पे। और ये वाला जो है यानी कि दैट कैथोड, दिस इज द प्योर मेटल। प्योर मेटल मतलब प्योर कॉपर रॉड है, ठीक है। तो अब आपने ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ लिया है। इस डायग्राम को जैसे अपन ने समझा, तो आपको यहाँ पे समझना है कि जैसे अपन ने करंट इसमें फ्लो कराएंगे और एसिडिफाइड ऑलरेडी कॉपर सल्फेट इसमें पड़ा हुआ है, तो क्या प्रोसेस कैसी होगी, तो अपन वो समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन ने डायग्राम समझा, इंस्ट्रूमेंट समझे, अपन ने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रोड्स लगाए। अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा प्रोसेस अपन समझ लेंगे। ओके, वी कैन रेडी। ओके, वी कैन रेडी नहीं, वी आर रेडी। That's okay. That is not important. The important thing is what is the process in electrolytic refining. तो आपको मैंने बताया था कि ये जो है वो एनोड है, और एनोड से क्या कनेक्ट होता है? ओर, कॉपर ओर कनेक्ट है। और यहाँ पे क्या है? ये प्योर मेटल है, यानी कि प्योर कॉपर है। और ये कैथोड में, कैथोड जो बनाया गया है वो बेसिकली किसका है? प्योर और कब। तो पहला बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है भाई, कैथोड जो है वो कैथोड क्या होगा? सो कैथोड क्या हो जाएगा?
एक इलेक्ट्रोड है, किसी न किसी चीज़ से बना होगा, तो वो किससे बना हुआ है, तो वो एक रॉड है कॉपर की। किसकी? कॉपर की, कॉपर की। सो दिस इज कॉपर रॉड, ठीक है ना, कॉपर रॉड। और कॉपर रॉड को एज अ कैथोड अपन ने यूज़ किया। और कैथोड कैसे बन गया भाई? ये कॉपर रॉड था, कैथोड कैसे बन गया? तो कैथोड बनाने के लिए कुछ नहीं किया अपन ने, उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। मैंने अभी डेफिनेशन क्या बोली थी? देखो आपको याद रखना है, बड़े इजीली आप याद रख सकते हो। द इलेक्ट्रोड विच कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द इलेक्ट्रोड विच कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड एनोड की डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? सेम टू सेम, द कैथोड विच कनेक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है ना। तो वो एनोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। एनोड हो गया एंड कैथोड हो गया। तो कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसको अपन ने बनाया किसका है? तो अपन ने क्या किया है कि एक कॉपर रॉड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और वो क्या बन गया। और जैसे अपन ने देखो अभी तक वो कैथोड रॉड था, ठीक है ना, तो वो जो रॉड था ना वो एक सुनार के लिए रॉड था, उससे अपन खरीद के लेके आए और अपन ने उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के। तो अब क्या हो गया ये कॉपर रॉड कि इसको एक दो और जो है नाम मिल गए और इसका एक और नाम हो गया, जैसे टर्मिनल से जोड़ा अपन ने नेगेटिव बैटरी से, तो एक तो ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के साथ में क्या है, ये कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड। तो ये कौन सा वाला है उनमें से? तो ये कैथोड वाला है और ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ा है वो क्या है? अगर ये कॉपर रॉड है तो ये कॉपर ओर है, ठीक है ना। कॉपर ओर का मतलब क्या है कि जो अभी भी अपन ने अर्थ से निकाला हुआ है ओर, जिसको कंसंट्रेट किया है, उस स्टोन को या उस चट्टान को अपन बोल सकते हैं क्या है कि वो कॉपर का ओर वाला है, ठीक है। तो कॉपर के ओर को अपन ने एनोड से जोड़ना है, ठीक है। और कॉपर के प्योर मेटल को यानी कि कॉपर रॉड को अपन को कैथोड से जोड़ना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स वाई इतनी ज़्यादा मैं फोर्स करूँ आपको। एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर है 2+ और सल्फेट भी है SO4 2 नेगेटिव। तो क्या होगा कि कॉपर पॉजिटिव आयन है। कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है। तो ये जो पॉजिटिव आयन होगा वो किधर जाएगा? पॉजिटिव आयन जो है समझने के लिए मैं इम्पोर्टेंट है, तो समझने के लिए अपन थोड़ा सा यहाँ पे जगह कर लेते हैं और यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कॉपर 2+ है एंड SO4 2- है। तो कॉपर 2+ और SO4 2- है। तो अब अगर अपन इसको भी नेमिंग कर लेते हैं भाई, इसको भी आइडेंटिफाई करना है अपन को। तो ये जो है पॉजिटिव आयन है, यानी कि इसका नाम क्या है? कॉपर 2+, लेकिन इसको बोलते क्या है? कैटायन। एंड दिस इज नेगेटिव आयन एंड ऑल्सो नोन एज एन। याद रखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड में और आयंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रोड और आयन में डिफरेंस क्या होता है वो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। अभी भी अपन ने ऊपर जो है उसको मिटा करके यहाँ पे लिख देते हैं अपन एनोड एंड दिस वन इज कैथोड, जो कि लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे निगेटिव वाले को कैथोड कह रहे हैं और यहाँ पे निगेटिव वाले को एनायन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आयंस बिल्कुल अलग चीज़ है, इलेक्ट्रोड बिल्कुल अलग चीज़ है। आयंस जो है वो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने के बाद बनते हैं और इलेक्ट्रोड को अपन किसी भी मटेरियल को जो अपन बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रोड बनते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड जब बनते हैं तो एनोड से जोड़ते हैं तो वो पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो एनोड और नेगेटिव से जोड़ते हैं तो कैथोड। लेकिन एनायन और कैटायन का मतलब क्या है कि कैटायन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो वो कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो एनायन बना, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज कॉल्ड एनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इज कैटायन। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है और यहाँ पे ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो आपको मालूम है हमेशा कि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आप ये लोग सब लोग समझते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोड पे जाने लगेगा और किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा? ये
कैथोड की ओर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा, यहाँ पे धीरे धीरे जाके क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, तो किस तरीके से डिपॉजिट होगा अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, जैसे मान के चलते हैं कि दिस इज़ द कॉपर रॉड, इसको अपन ने जोड़ा हुआ है और इसके ऊपर धीरे धीरे जाके जो है कॉपर जो है वो डिपॉजिट होने लगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये भरने लगेगा और ये इसका डिके होने लगेगा, ये पतला होने लगेगा। ठीक है ना, तो अगर ये डिके होने लगेगा तो ये पतला होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे तो ये बराबर सही वैसे रहेगा, और यहाँ से बहुत सारा कॉपर यहाँ पे जाने लगेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्यों जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयन थे, ये आयन यहाँ पे डिपॉजिट होने लगे, तो आयन कम होने लगे तो ये इसको घोलने लगा। ठीक है, घोलने लगा, कैसे करने लगा अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ी की थोड़ी देर में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, हटा देते हैं भाई, बहुत देर से एक ही डायग्राम से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे समझते हैं। दिस इज द डायग्राम जिसको अपन को सिंपली यहाँ पे लेना है, बड़ा वाला प्लस, ये माइनस, ये एनोड एंड दिस इज कैथोड। ओके, और यहाँ पे अपन ने फिल कर दिया जो कि फिल है। अब यहाँ पे अपन को समझना है कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है बहुत तेज़ी से, और यहाँ पे कौन से आयन है, Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव, ये भी फ्लो कर रहा है। तो धीरे जैसे ही करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होना, जैसे अपन ने बैटरी से कनेक्ट किया दोनों इलेक्ट्रोड्स को, और यहाँ पे आयन्स हैं, तो बेसिकली आपको मालूम है कि जो लिक्विड होता है, जो क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि लिक्विड में करंट फ्लो हो तो क्या चाहिए अपन को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं उसके। तो लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड आयंस। और यहाँ पर यानी कि वायर की बात करते हैं अगर अपन, वायर मतलब सॉलिड की बात करते हैं अगर अपन, तो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो फ्लो कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना है। The constituent particles of solid that can conduct electricity through them is called electrons. The constituent particles of solids that can conduct electricity is called electrons, and the constituent particles of liquid that can conduct electricity called ions. There are two kind of ions. First is cation, which is positively charged species. Second is anion, that is negatively charged species. तो यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड में वायर्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं जो कंडक्टर्स हैं, और लिक्विड में भी हमारे पास आयन्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। तो फ्लो का डायरेक्शन जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपन स्टडी करेंगे, ना कि कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है ना, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो एक्चुअल में जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, मतलब ये हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पे भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको इलेक्ट्रॉन के लिए अपन अलग से कलर यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से ऊपर जाएंगे और इधर पे यहाँ पे आएंगे। सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। बिकॉज करंट क्या है, अपने इलेक्ट्रिसिटी पड़ी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग ऑफ चार्ज, करेक्ट, in a particular time, so that is called rate of flow of charge. Okay, so it doesn't matter, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और अपने पास आयंस भी हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड कैथोड से आ रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड से आ रहे हैं। तो ये जैसे कॉपर घूमता 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 कैथोड के पास गया और इसने फट से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और कैथोड को मिल गए, और कैथोड को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गया। ठीक है ना, फिर ऐसे करके बहुत सारे कॉपर्स आए। क्यों, इसके पास इतने सारे कॉपर्स कहाँ से आए, क्योंकि इसके पास बहुत सारा और है। यहाँ पे ये क्या है,
एनोड है दैट इज ओर, कॉपर ओर। तो इस कॉपर ओर वाली चट्टान से जिसको अपन ने एनोड बनाया हुआ है वहाँ से बहुत सारा कॉपर लगातार जो है सॉल्यूशन में घुलते जा रहा है, ठीक है। और ये घुल घुल कर क्या कर रहा है कि ये जो है कॉपर यहाँ पे आता है वापस से, फिर कैथोड उसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए उसने, और इसने कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या बन गया, कॉपर यहाँ पे बैठ गया। तो अगर अपन इस रिएक्शन की बात करते हैं, अगर अपन ये रिएक्शन सोचे कि ये रिएक्शन किस तरीके से होता है, अगर अपन इसको, चूँकि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपन रिएक्शन को स्टडी कर लेना चाहिए। तो क्या हो रहा है भाई, हमेशा याद रखो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, और बड़ा ईजी है याद रखना, समझना, ठीक है, कि यहाँ पे हमेशा कैथोड जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्किट से मतलब सॉल्यूशन से ले लेता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है वो भी अभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब उसके पास 2+ इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, तो कॉपर जो था, कॉपर 2+, वो जैसे ही कैथोड के पास आया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको कॉपर को, तो ये बन गया कॉपर। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये कॉपर रॉड है, ये जो कॉपर रॉड है बेसिकली, ये कॉपर रॉड ओर की बनी हुई है, यानी कि इसमें बहुत सारा कॉपर है। सो कॉपर से क्या कर रहा है कि ये इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, यानी कि यहाँ पे कॉपर था और इस कॉपर से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2+, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे आए, फिर बैटरी ने फिर फ्लो हुआ, फिर यहाँ पे आए, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं, और टोटल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कैथोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कारण से वहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, और एनोड इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, इसलिए वहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, ठीक है ना, कॉपर आयन कंटिन्यूसली सॉल्यूशन में। तो आप देख सकते हो कि कैथोड पे जो है इलेक्ट्रॉन गेन होता है, एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, सॉरी उल्टा हो गया, कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि रिलीज़ करता है, और एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि एक्सेप्ट करता है, यानी कि आयन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहे हैं, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं वहाँ पे हमेशा रिडक्शन होता है। क्या कहला मैंने, रिडक्शन होता है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना क्या है, रिडक्शन है, ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या है, रिडक्शन है। आपको इस चीज़ को मैं लिख के भी बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, और आपको याद भी रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। दिस इज कैथोड, दिस इज कैथोड। Sorry for interruption. Wow. So we should okay, so let me forget it. Not this should be remove. Okay. तो ओके दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखा, और इसके नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। सो धन्यवाद, बने रहिए, स्टे ट्यून विथ जॉय ऑफ लर्निंग, इजी टू स्टडी, अंकित गुप्ता। थैंक यू।